जय हिंद प्यारे बच्चों, सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2025 का रिवीजन कर रहे हैं। और इस रिवीजन क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर देखने वाले हैं। ये क्लास 12th बायोलॉजी का पार्ट नंबर 1 होगा। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 1 नंबर 1 और 2 हम देख चुके हैं। ये चैप्टर आपके लिए नया है। चलिए बिना कोई देरी किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इनको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। चलिए भाई, आज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सीजी बोर्ड 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके सीजी बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं। और हमारे जो आने वाले जो 2025 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीव की कोई क्या करना है। भाई आपको 5 उपयोगिता को उदाहरण से समझाना है। ये जो क्वेश्चन है 2 बार पूछा गया है, 21 और 23 में सीजी बोर्ड में। फिर क्वेश्चन आया हुआ है उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीवों गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा आपको सिद्ध करना है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है विभिन्न क्षेत्रों में कवकों की उपयोगिता बताना है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। चौथा क्वेश्चन है एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, इसका महत्व आपको बताना है। व्हाट इज़ ए सिंगल सेल प्रोटीन, जिसको हम SCP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और इसके इंपॉर्टेंस को बताना है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। पांचवा क्वेश्चन देखने वाले हैं जैव उर्वरक किस प्रकार से जो मृदा होती है, मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है वो छठवां क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है, यदि हाँ तो किस प्रकार से। तो बेसिकली हम चैप्टर नंबर 9 में हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे जो हमारे लिए हानिकारक थे, जो डिजीज कॉज कर रहे थे। लेकिन चैप्टर नंबर 10 में जो माइक्रोब्स हैं वो कुछ लाभदायक भी होते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे लिए शत्रु भी हैं तो मित्र भी हैं। तो आज हम अपने मित्र के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे उपयोगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे काम के हों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखना समझते हैं सबसे पहले कि भाई मानव कल्याण समझ गए, इसका मतलब है कि ह्यूमन वेलफेयर हमारे हित के लिए। क्या हमारे हित में कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो काम के होते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा वो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बचपन से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, काफ़ी समझदार होंगे कि ऐसे जीव जिनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। अगर इसको मैं पुस्तक की बात समझाने की कोशिश करूँ आप लोगों को कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, तो ऐसे जीव जिन्हें हम केवल सूक्ष्मदर्शी एक उपकरण होता है, ठीक है, जिसको बहुत मैक्सिमाइज करके दिखाया जाता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच ऑर्गेनिज्म विच वी कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने माइक्रो होते हैं कि हम सामान्य अपने आंखों से इसको देख नहीं पाते। इसको देखने के लिए हमको एक खास प्रकार का उपकरण जिसको क्या कहते हैं भाई, माइक्रोस्कोप कहते हैं। आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, आपको देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ सर इसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। कभी न कभी प्रैक्टिकल रूम में या कभी न कभी इसको हम देखे हैं कि इसको देखने के लिए हम इस प्रकार से यूज करते हैं। ऐसा कुछ दिखता है, अगर हम इस स्लाइड में रखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से माइक्रोस्कोप को, हमको कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हम जूम करके देख रहे हैं। बेसिकली हम कैसे वर्क करते हैं करने के लिए, सपोज दैट कि आप बहुत एक ग्रुप फोटो लिए लेने के लिए और उसमें 100-200 लोग हैं और आपको अपने आप को खोजना है कि आप कहाँ हैं, या किसी अपने दोस्त को आपको खोजना है कहाँ है, तो आप क्या करोगे, जूम करोगे। क्या करोगे, जूम कर देखोगे कि भाई कहाँ हूँ। ठीक है, उसी प्रकार जो माइक्रोस्कोप में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। इस प्रकार से हमको जूम करना पड़ता है। तो माइक्रोस्कोप क्या है, एक छोटा सा जूमिंग मशीन है, ये जूमिंग उपकरण है जिसको हम छोटे छोटे देखते हैं। क्लियर है क्या। तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जो उनको हम अब केवल इससे देख पाते हैं, जैसे इसी। तो मुझे आपको समझ आ गया होगा। फिर क्या है फर्मेंटेशन, कीवण। कीवण का बहुत सिंपल सा मैं मीनिंग बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी चीज़ को सड़ाना। ठीक है भाई, उसे क्या कहते हैं, कीवण कहते हैं। तो सड़ाने की प्रक्रिया, लेकिन कब, जब ऑक्सीजन वहाँ पर ना हो, इसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं कीवण। ठीक है, सिंपल भाषा सड़ाना जिसको बोलते हैं बोलने के लिए। क्लियर है क्या। अब इसको पुस्तक में कैसा कैसा लिखा गया है समझते उसी बात को। कीवण द्वारा सूरा यानी कि वाइन क्या है, एक प्रकार से एल्कोहल है, मादक पदार्थ है। तो वाइन निर्माण किया जाता है
कैसे करते हैं भाई, समझते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मीठापन है, ठीक है भाई। जो कार्बोहाइड्रेट है का क्या करते हैं, O2 की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में जब बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु एल्कोहल जैसे प्रोडक्ट या उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्यूमन कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, वाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन, यानी कि जो वाइन बनता है वो क्यूमन के माध्यम से बनता है। कैसे बनता है, जब बैक्टीरिया क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या करती है, इसको सड़ाने का काम करती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन या क्यूमन कहते हैं। व्हेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू प्रोडक्ट्स लाइक एल्कोहल इन द एब्सेंस ऑफ O2 वी कॉल इस फर्मेंटेशन। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को किसमें, एल्कोहल में, किसके एब्सेंस में, O2 के एब्सेंस में। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। कैसे करते हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेनर लगे होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है, वहाँ पर इस प्रकार से एल्कोहल का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब भी अब एल्कोहल निर्माण के बारे में समझाएंगे, वहाँ पर O2 नहीं था, कोई ना कोई बैक्टीरिया वहाँ पर काम किया। तो यहाँ पर देखो हमारा हेल्प कौन कर रहा है एल्कोहल बनाने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, ठीक है। इसलिए कहा गया है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो मुझे उम्मीद है आपको इस चैप्टर नंबर 10 का जो चैप्टर का नाम है आप समझा गया होगा क्यों हम कहते हैं कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव हमारे काम आते हैं। अभी तक आप लोग सुनते आ रहे थे कि जो माइक्रोब में होते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया या वायरस हैं, क्या करते हैं, फंगस क्या करते हैं, केवल हमको डिजीज़ कॉज करते हैं, लेकिन नहीं, इसके बहुत सारे उपयोगी चीज़ भी हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये पूछ दिया गया है, क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है, 23 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमारे दैनिक जीवन में, देखो बच्चों क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मुझे पता है कि जब एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आप काफ़ी नर्वसनेस होते हो, काफ़ी एंजाइटी में रहते हो, तनाव में रहते हो, तो ठीक से क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते हो। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और आप लिख क्या रहे हो, ये दोनों कभी कभी मिसमैच हो जाते हैं, ठीक है। मेरे बात को आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। केवल पढ़ाई कर लेना बस से तैयारी नहीं हो जाती ना, हमको कुछ प्लानिंग करनी होती है, कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके हमको अच्छा अंक आ पाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इतना आपकी तैयारी होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का है, इतना आपको बताना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ लिए और हमको समझ आ गया कि क्वेश्चन इस चैप्टर से है, तो कहीं हम कुछ भूल जाएँ तो हमको रिकॉर्ड हो जाता है कि चीज़ नहीं इस चैप्टर का है, हम कुछ ना कुछ चीज़ वहाँ पर लिख कर आ जाते हैं, ठीक है। सपोज कभी होता है तब की बात है, ठीक है। एक आइडिया मिलता है हमको कंटेंट क्या लिखना है, तो आप याद रखेंगे जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये चैप्टर नंबर इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीव की कोई 5 उपयोगिता का उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम डेली लाइफ में जो हम अपना जीते हैं जिन्हें लाइफ में, है ना, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनके आपको 5 यूज़ बताना है। क्या क्या हम 5 यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, उदाहरण बताना है, सोच समझाना है। ये क्वेश्चन आपको 21-23 में पूछा गया है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल एनी 5 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। क्या क्या है, जल्दी से याद कीजिए आप लोग, क्या क्या ऐसा यूज़ करते हो इसके लिए, बताओ। डब रोटी बनाने के लिए करते हो, इडली बनाने के लिए करते हो, डोसा है, दही है, ठीक है, योगर्ट बनाने के लिए करते हो। क्लियर है क्या, ये सब चीज़ क्या है भाई, इन सब को बनाने के लिए हमको किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेनी पड़ती है। क्लियर है क्या, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 5 पूछा गया है, मैं मेरे ख्याल से मैं 4 या 5 का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहले देखिए दही, दही आप सब जानते हो जिसको हम कर्ड कहते हैं इंग्लिश में, दही। तो दही कैसे बनती है, चलिए पढ़ते हैं। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। दही क्या है भाई, दही क्या है, दुग्ध का एक उत्पाद है, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट है। दही एक प्रमुख दुग्ध उत्पाद है जिसे दूध में उपस्थित, दूध में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। LAB शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में LAB कहते हैं। जैसे कि कौन सा भाई, लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस, इस बैक्टीरिया का नाम है, इसके श्रेणी में आता है। बेसिकली हम कहें तो लैब में बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसमें पहला क्या है, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस मिलाकर तैयार किया जाता है, ठीक है। अगर हमको दूध में जो बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया है, इससे दही बनती है। चलिए,
दही बनाने से सबसे पहले क्या करते हैं करने के लिए, दही बनाने हेतु सर्वप्रथम दूध को उबाल कर कितने डिग्री सेल्सियस तक, 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके उसमें थोड़ा दही मिलाया जाता है। ठीक है, दूध को पहले क्या करेंगे, उबालेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस तक उबालेंगे उसको, फिर ठंडा करेंगे, उसमें हल्का सा दही मिला देंगे। ठीक है, या खट्टा चीज़ मिला देंगे तो बन जाता है। दूध से दही बनने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि दूध से दही बनने में लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है एक प्रक्रिया करने के बाद। आगे बढ़ते हैं। अब कैसे बनता है, अब हमको पता है कि जो मिल्क होता है, मिल्क में होता है डाइसैकेराइड लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, एक प्रकार का शुगर ही है। ठीक है, मीठापन है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट टाइप से होता है होने के लिए। ठीक है, लैक्टोज। ठीक है, अब इस लैक्टोज को कन्वर्ट कौन करता है लैक्टिक एसिड में, वो बैक्टीरिया है। ठीक है भाई, कौन सा बैक्टीरिया है, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, इसका फर्मेंटेशन करता है O2 के क्या बोलते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन करता है, करने के लिए क्या फॉर्म करता है, लैक्टिक एसिड। क्लियर है, तो लैक्टोज से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड मिल्क में उपस्थित, अब इसको इनका काम क्या है समझो, ये LAB इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में क्यों चेंज कर रहा है, हमको क्या चाहिए, लैक्टिक एसिड चाहिए दही बनाने के लिए। क्लियर है क्या, समझो कुछ बातों को। जो लैक्टिक एसिड होता है वो दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को, हमको पता है दूध में क्या होता है, प्रोटीन मिलता है। सब लोग कहते हैं कि वही दूध पीने से प्रोटीन मिलता है, तो कौन सा प्रोटीन समझते हैं, दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड क्या करता है, इसको केसिन प्रोटीन को किसमें चेंज करता है, स्कंदन करता है, क्लॉटिंग करके पैरा केसिन में चेंज कर देता है। बहुत सिंपल समझा रहा हूँ आप लोगों को, देखो जिससे दही बनता है। ये जो बना लैक्टिक एसिड है, ये दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन को इनका क्लॉटिंग करके इनको जमा कर किसमें चेंज करता है, पैरा केसिन में चेंज करता है। इसका क्लियर मतलब है कि दूध से जब दही बनती है तो दही देखना हल्का सा क्लॉटिंग फॉर्म में होता है, गाढ़ा फॉर्म में होता है। ठीक है, स्कंदन फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इस केसिन नामक प्रोटीन को चेंज करके पैरा केसिन में क्या करता है, इसको परिवर्तित कर देता है, जिससे क्या बनता है, दही बनता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हमको लैक्टिक एसिड क्यों बनना है। क्लियर है क्या, अब एक नोट लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये जो जीवाणु होते हैं, कौन से जीवाणु, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वाला जीवाणु, लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जीवाणु दही की क्या करती हैं, पोषण गुणवत्ता को, विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ा अच्छा कर देता है। ठीक है, कभी बार आप सुनते पाए हैं कि दूध से ज़्यादा फ़ायदा दही में होता है। ठीक है, मिल्क पियो अच्छी बात है, लेकिन मिल्क से ज़्यादा फ़ायदा दही देता है, अक्सर आप घर में सुनते आए हैं। ठीक है, अब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया की खास बात ये है, ये बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं वो दही के जो पोषण मान होता है, न्यूट्रिशन लेवल को, उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ा देता है, कितनी अच्छी बात है। दही दूध की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन और कार्बन अम्ल की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो अभी भी कहीं आप दूध पी रहे हैं तो दूध पिए, अच्छी बात है, लेकिन अब दही भी इसको खाइए। ठीक है, चलिए, तो हम कहीं ना कहीं इस पढ़ाई के साथ साथ कुछ हम वैल्यू क्रिएट कर पाए अपने लाइफ में। देखो, पढ़ाई भी करना है, इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ भी करना है, फिर पढ़ाई का फिर मतलब क्या हो गया। अब ऐसे पढ़ेंगे आपको याद रहेगा। क्लियर है क्या, चलिए, मैं भली समझ ले रहा हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमको ऐसे पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन बने। अगर एग्ज़ाम में कुछ चैप्टर को भूल भी गए तो अपने मन से लिख सकते हैं। ये रटने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है, समझने वाली चीज़ है। क्लियर है क्या, हाँ, कुछ बैक्टीरिया का नाम आप इसे रट सकते हो। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यही जो बात है मैं इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब इसको पढ़ लेंगे। चलिए, मैं आपको PPT दे दूंगा। PDF कहाँ मिलेगा आप लोग को, मेरे टेलीग्राम चैनल होगा इस चैनल पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे दूंगा, जाकर इसको देख लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, बहुत बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। ठीक है, दूसरा कितना पूछा, 5 पूछा गया था। पहला हमने दही तैयार कर लिया सूक्ष्मजीव से, बैक्टीरिया से। अब हम बनाएंगे क्या, पनीर। नाम सुनिए पनीर, जिसको हम चीज़ कहते हैं। आप लोग पनीर खाएं, मुझे पता है। ठीक है, आप लोग पता होगा। तो पनीर एक ऐसा है, ये भी मिल्क प्रोडक्ट है। ठीक है भाई, मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, दही बनता है, पनीर बनता है, बहुत सारी चीज़ बनता है बनने के लिए। ठीक है, तो पनीर एक प्रमुख दूध उत्पाद है। यह संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक उत्पादित उत्पाद है। इसका मतलब है कि पूरे विश्व में पनीर की मांग ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, दूध उत्पाद है, मिल्क प्रोडक्ट होता है। चीज़ इज़ अ मेजर मिल्क प्रोडक्ट, इट इज़ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड मिल्क
प्रोडक्ट इन द इंटायर वर्ल्ड। हमारे भारतवर्ष में नहीं, छत्तीसगढ़ वर्ष में नहीं, पूरे विश्व में पनीर का उत्पादन किया जाता है दूध के थ्रू। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा टुकड़ा है पनीर का, ठीक है, आप सर्च करेंगे कभी गूगल वगैरह में तो मिल जाएगा आप लोग को। चलिए भाई, हालांकि डायग्राम पिज्जा पे ऐसा लिया गया है। चलिए ये देखते हैं, पनीर के नाम हैं और वो पनीर बनाने में कौन कौन से सूक्ष्मजीव हैं या एंजाइम्स हैं या फिर प्रकार उनके लिखा गया है। एक और पनीर है, एक और सूक्ष्मजीव है। विभिन्न प्रकार के पनीर एवं उसके निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्मजीव, ये एक छोटा टेबल, इसको आप याद रखेंगे। पनीर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आप कहेंगे सर पनीर तो पनीर होता है, लेकिन नहीं, पनीर के भी प्रकार होते हैं। पहला जो पनीर को बोलते हैं कच्ची पनीर या कॉटेज पनीर कहते हैं। क्लियर है क्या? दूसरा पनीर है रॉकफोर्ट पनीर। तीसरा है कैमेम्बर पनीर। और चौथा है पकी पनीर। ठीक है, पहला पढ़ते हैं कच्ची पनीर या फिर कॉटेज पनीर। इसको बनाने वाले जो बैक्टीरिया हैं या जो सूक्ष्मजीव हैं इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक या स्ट्रेप्टोकोकस या क्रीमोरिस लैक्टोबैसिलस डेक्स्ट्रोनिकम नामक जीवाणु से बनता है। ये इतना सारा आपको याद कर सकते हैं कोई इसी एक को। क्लियर है क्या? चलिए फिर सेकंड क्या है? रॉकफोर्ट पनीर। किससे बनता है? एक कवक है, फंगस है। देखो जीवाणु बस नहीं है, फंगस भी काम आते हैं। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। जहाँ भी पेनिसिलियम वर्ड आए समझ जाना फंगस के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो रॉकफोर्ट पनीर है और पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। क्लियर है? फिर क्या है भाई? कैमेम्बर्ट पनीर। इसको हम कहते हैं पेनिसिलियम कॉमेम्बर्टी। ये कवक से बना हुआ है। फिर है पकी पनीर, रेनेट से बना है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात, अब सब पनीर का समझते हैं क्या क्या खासियत होती है। पहला जो पनीर है इसको हम कह रहे हैं कॉटेज पनीर। सामान्य रूप से बनने वाला पनीर कॉटेज पनीर होता है, जो हम कच्ची पनीर बोल रहे हैं। ठीक है, इसकी विशेषता दुग्ध में उपस्थित सामान्य लैक्टोबैसिलस व स्ट्रेप्टोकोकस कारण होती है। कॉमनली मेड चीज इज कॉल्ड कॉटेज चीज। इट इज स्पेशलाइज्ड आर ड्यू टू द कॉमन लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस प्रेजेंट इन मिल्क। दूसरा है रॉकफोर्ट पनीर। यह पनीर हरे नीले रंग की होती है। देखो पनीर के भी रंग होते हैं। कैसा है? हरे नीले रंग की होती है, जिसे किससे निकालते हैं? भेड़ों के, यानी कि सीप जो होता है ना, सीप, उसके दूध में पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नामक कवक मिलाकर तैयार किया जाता है। देखो ये भी इसका खास बात है। दिस चीज इज ग्रीन ब्लू इन कलर एंड इज प्रिपेयर्ड बाई एडिंग ए फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम रॉकफोर्टी टू सीप्स मिल्क। देखो भेड़ के दूध से बनाते हैं। चलिए फिर है क्या भाई? कैमेम्बर्ट पनीर। इस प्रकार की पनीर में, पनीर दूध में पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी नामक कवक मिलाकर तैयार किया जाता है। दिस टाइप ऑफ चीज इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी टू मिल्क। फिर है चौथा है स्वीज पनीर। बड़े बड़े छिद्र एवं विशिष्ट स्वाद स्वीज पनीर कहलाती हैं। यह जो छिद्र होता है वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई, ये बैक्टीरिया का नाम है ना, ठीक है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई नामक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण उत्पन्न होता है। जब भी कभी आप बबल्स देखते हैं, वहाँ पर छेद देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक है भाई, क्या होता है? CO2 गैस उत्पन्न होती है और CO2 गैस उत्पन्न होकर बाहर निकलते था, वो कहाँ पर? वहाँ पर छिद्र बन जाता है। ठीक है, स्विस पेन सबको समझ आ गया। द लार्ज होल्स एंड डिस्टिंक्टिव टेस्ट आर कॉल्ड स्विस चीज। These holes are produced by the large amount of CO2 produced by a bacteria called Propionibacterium sarmenai। क्लियर है? तो हमने मुख्यतः दूसरा देखा, पहला देखा हमने दही के बारे में, दूसरा क्या है? पनीर 5 पूछा गया था, ठीक है। और पनीर के भी 4 प्रकार हमने पढ़े, कॉटेज, रॉकफोर्टी, कैमेम्बर्ट, स्विस पनीर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है भाई? हमने पहला पढ़ा, हमने पढ़ा 5 ऐसे आपको उपयोगिता बताना है अपने जीवन में जिससे हम माइक्रोवेव यूज करते हैं। तो तीसरा क्या है? योगर्ट। पहला था दही, दूसरा क्या है? पनीर, तीसरा क्या है? योगर्ट। योगर्ट भी क्या है? एक प्रकार का दुग्ध उत्पाद है, मिल्क प्रोडक्ट है।
ठीक है, आप देख पा रहे हैं ऐसा डायग्राम इस प्रकार से है, ये योगर्ट एक प्रकार है। ठीक है, तो दूध उत्पाद जिससे जिससे दूध में कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बल्गेरियस एवं स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नामक जीवाणु मिलाकर तैयार किया जाता है। क्या चीज़? योगर्ट को। इट इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाई एडिंग बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस बल्गेरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस टू मिल्क। दूध में उपरोक्त जीवाणुओं को मिलाकर, कौन सा जीवाणु मिलाना है? ये वाला, लैक्टोबैसिलस बल्गेरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। इस बैक्टीरिया को दूध में मिलाकर कितना डिग्री पर? 40 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं? इसको क्यूनिट कराते हैं, फर्मेंटेड कराते हैं। बाई एडिंग द एबो मेंशन्ड बैक्टीरिया टू मिल्क इज फर्मेंटेड ए टेम्परेचर ऑफ 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लैक्टिक अम्ल एवं क्या होती है? फॉर्मेल्डिहाइड की गंध आती है ऐसा क्यूवन कराने पर। देयर इज अ स्मेल ऑफ लैक्टिक एसिड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए, प्रश्न दूसरा, मैंने आपको कितना पढ़ाया? 5 पूछा गया था, मैं 3 पढ़ाया हूँ आप लोगों को। 2 आप लोग एक बार देख लेंगे, डबल रोटी देख लेंगे, आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ पढ़ाने के उसको। एक है डबल रोटी, क्लियर है, और दूसरा है क्या बोलते हैं आपका, डोसा या इडली, इसके बारे में लिख के आ जाएंगे। 5 हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो पहला दही, पनीर, योगर्ट, इडली, डोसा, क्लियर है क्या? इसको आप लिखेंगे। आप 5वां डबल रोटी, ये भी तैयार किया जाता है। चलिए भाई, प्रश्न दूसरा क्या पूछा गया है? उपापचय यानी कि श्वसन के दौरान, इस प्रकार से बोला जाए मेटाबॉलिज्म में जो बॉडी में वर्क होता है, तो उपापचय के दौरान चीज़ों का बनना बिगड़ना है ना, इसको हम एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म बोलते हैं मेटाबॉलिज्म को। उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीवों गैसों का निष्कासन करते हैं। उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। प्रूव विथ एग्जाम्पल दैट मैक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सपेल गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। अब मैं जिससे कह रहा था ना कि जैसे हम डबल रोटी खाते हैं कभी कभी, या हम इडली डोसा खाते हैं, वहाँ पे छिद्र बन जाता है बनने के लिए। ठीक है भाई, यानी कि पोर बन जाता है बनने के लिए वहाँ पे। तो क्यों बनता है? क्योंकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने मेटाबॉलिज्म के थ्रू CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। उस CO2 गैस प्रोड्यूस होने से क्या होता है? वहाँ पर छिद्र बन जाता है। क्लियर है? इसको सिद्ध करना है। चलिए कैसे करते हैं समझते हैं। देखो, पहला हमने क्या पढ़ा था? दही। ठीक है, क्वेश्चन को करो कर, दही, ठीक है, पनीर, ठीक है, योगर्ट, चौथा क्या है? डबल रोटी, ब्रेड। जो ब्रेड है वो भी कैसा है? हमारे डेली लाइफ में उपयोग होने वाला चीज़ है। चलिए कैसा बनता है ये देखिए। ये गुथा हुआ आटा है और इसके ऊपर क्या हुआ है? देखो भाई, एक प्रकार से इसमें क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म छिड़का गया है। ठीक है, इसको कहते हैं गुथा हुआ आटा। ठीक है, अब ये देख पा रहे हैं, ये जिसको हम अगर हम आग में इसको पकाएंगे, ठीक है भाई, इसमें क्या करेंगे? इसमें आग में इसको पकाएंगे तो जब इसमें जो बैक्टीरिया हो या इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मेटाबॉलिज्म करेंगे। ठीक है, अच्छा, जब आटे को गूंथते हैं, गूंथने के बाद कुछ टाइम तक छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वहाँ पर क्या कर सके? ग्रो कर सके। क्या कर सके? ग्रो कर सके, अपने मेटाबॉलिज्म कर सके। तो क्या होगा? जब इसको पकाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर कौन सा गैस निकलेगा? CO2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? यहाँ पर CO2 गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। देख पा रहे हैं आप क्या है? ये पोर बना हुआ है। तो डबल रोटी जब आप ब्रेड खाते हो तो ब्रेड में जो देखना, कभी जो पोर्स बने होते हैं, ये पोर्स किसकी वजह से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ये जो माइक्रो दिख पा रहे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म के द्वारा एक्सपेल होते हैं, बाहर निकलते हैं, निष्कासन होता है गैसों का। तो डबल रोटी में CO2 गैस निकलने से इसमें छिद्र बन जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, यहाँ एक प्रकार से छिद्र निकल जाता है इस प्रकार से। ठीक है, ये ब्रेड है। चलिए, तो मुझे समझ आ गया होगा। अब कैसे होता है चलिए बताते हैं। डबल रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे में बेकर ईस्ट, बेसिकली ईस्ट क्या है? ये सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी नामक एक ईस्ट मिलाया जाता है इसमें मिलाने के लिए। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ईस्ट यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी मिलाकर इस गूथे हुए आटों में मिलाकर गूथा जाता है, तथा जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसे कुछ घंटों के लिए सड़ने के लिए, क्यूवन होने के लिए रख दिया जाता है। टू मेक ब्रेड विथ फ्लोर इज निक्ड बाई एडिंग बेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एंड इट इज़ केप्ट फॉर इन फ्यू आवर्स टू फर्मेंट। क्लियर है? क्यूवन की क्रिया के दौरान ईस्ट
जाइमेज, एमाइलेज, इन माल्टेज जैसे एंजाइम करता है। देखो ये जो ईस्ट है इसका काम ये है कि जैसे ही Q1 होगा क्या करेगा, कुछ एंजाइम बनेगा। एंजाइम कौन सा एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम और माल्टेज एंजाइम। जब भी कभी आपको एज नजर आया लास्ट में, ठीक है भाई, इसको जो सब इसको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं बोलने के लिए, जैसे मेज वर्ड आता है, एज वर्ड आता है, ठीक है भाई, तब इसको क्या करेंगे, ये क्या है, एंजाइम कहलाएंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ईस्ट सीक्रेट जाइमेज एंजाइम लाइक जाइमेज, एमाइलेज, एमाइल्टेज, ये सीक्रेट करते हैं ताकि अच्छे से हो सके। अब इनका काम क्या समझते हैं हम, ठीक है भाई। चलिए, तो जो पहला जो एंजाइम है इसको बोलते हैं एमाइलेज, ठीक है। ये जो एमाइलेज एंजाइम होते हैं ये स्टार्च को किसमें चेंज करते हैं, माल्टोज में, ठीक है। ये जो गुथा हुआ आटा है इसमें क्या होगा, स्टार्च होगा। तो एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, जो ईस्ट से निकला हुआ साइज हुआ है, क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। और ये जो माल्टेज नामक एंजाइम है ये क्या करता है, इस माल्टोज को चेंज करता है किसमें, ग्लूकोज में। आप देख पा रहे हैं, क्लियर है क्या। यहाँ पर दो एंजाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं। पहला एंजाइम क्या है, एमाइलेज। ये एमाइलेज ये स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर रहा है, क्लियर है क्या। और इस माल्टोज को, ये माल्टेज नामक एंजाइम इस माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर रहा है। तो एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर रहा है और माल्टेज एंजाइम नामक एंजाइम इस माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर रहा है। यानी कि चेंजिंग प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। फिर आता है कौन सा एंजाइम, जाइमेज का, ये भी कुछ ना कुछ काम करेगा, ठीक है भाई। तो ये जो जाइमेज एंजाइम होता है, जो बच्चे जो ग्लूकोज है इसका कौन करेगा, Q1। जाइमेज एंजाइम क्या करेगा, इस ग्लूकोज का क्या करेगा, Q1 करेगा। और इस ग्लूकोज के Q1 से क्या होगा, एथिल एल्कोहल का निर्माण होगा, ठीक है भाई। C2H5OH, इसको हम एथिल एल्कोहल बोलते हैं। वह CO2 के बुलबुले में बदल जाता है, ठीक है। आप समझ आगे सीधा आप लोग को हो गया क्या कि उपपचय के दौरान क्या हो रहा है, सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं। एग्जाम्पल भी आपको मिल गया, क्लियर है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। ग्लूकोज बच गया, उसको जाइमेज एंजाइम क्या करता है, Q1 करके एथिल अल्कोहल और CO2 गैस में चेंज कर देता है, क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, जो डफ है उसको क्या करेंगे हम, जो गुठा हुआ आता है हम डफ कहते हैं, ठीक है। उसको हम बेक करेंगे, इसको पकाएंगे। और पकाने के बाद क्या होगा, ये स्पंजी डबल रोटी प्राप्त हो जाती है। यानी कि हमको बाई बेकिंग द डफ एंड स्पॉन्जी ब्रेड इज ऑब्टेन, जिसको आप खाते हैं, क्लियर है। तो जब भी आप कभी ब्रेड खाएं तो जान जाएंगे कुछ इस प्रकार से प्रक्रिया होती है, ठीक है। चल, रटना बिल्कुल नहीं, समझना है सब चीज़ों को। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। बच्चों आप लोग देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। आपके कमेंट करने से हमको समझ आता है कि किस प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं, कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी प्रकार से कोई हेल्प हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मेरे कमेंट करें कि सर ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया है, इसको पढ़ा दीजिए, ठीक है। इस वीडियो का PDF कहाँ पे मिलेगा आपको, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है CG बोर्ड प्रिपरेशन करके, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है CG बोर्ड प्रिपरेशन, ठीक है। इसका भी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चे हैं जो मेरे चैनल को किसी को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप ऐसे बताएंगे @CG बोर्ड प्रिपरेशन, डायरेक्ट चैनल मेरा खुल जाएगा वहाँ पर। थैंक यू। नवोद बुक 12th बायोलॉजी। मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 पर। तब तक के लिए धन्यवाद।